हम आपके लिए जीएस जीके के जो नया पैटर्न आया है ना, ये प्राइमरी जूनियर के लिए, यहाँ के हम टेस्ट पेपर लेकर आए जहाँ पर हम 30 प्रश्न पढ़ रहे हैं। जीएस जीके, विविध, करेंट, स्टैटिक जीके, मतलब वो टॉप 30 प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये नया पैटर्न एकदम, और इस नए पैटर्न पे पूरी सीरीज आपके साथ होगी। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जहाँ पर ये प्रश्न के अनुमानित जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनको पूरे सिलेबस के आधार पर कंप्लीट किया, और आपको ये बताना है कि 30 में आपके कितने सही हुए, आपने कितने नंबर पाए हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपके सामने देखेंगे तो इतिहास के प्रश्न हैं जो आपके सामने दिख रहे होंगे। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन स्थल पर प्राप्त हल के अवशेष किस प्रकार की कृषि प्रणाली के प्रमाण है? आरित कृषि, शुष्क कृषि, स्थानांतरित कृषि या आर्द्र कृषि? तो यहाँ पर कई चीज़ें आती हैं जो आपके पूछी जाती है सवाल है, तो आपका क्या जवाब है कॉमेंट्स करके बताइए फटाफट। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? शुष्क कृषि। कैसे? आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब हम कालीबंगन की बात करते हैं, जो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर सरस्वती नदी किनारे एक प्रमुख सैंधव स्थल है। यहाँ जुते हुए खेत और हल के साक्ष्य मिले थे, जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली शुष्क कृषि थी, जिसे हम ड्राई फार्मिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ड्राई फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन 1565 ईस्वी का मुख्य कारण क्या था? जितने लोग इस सेशन को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, बताएंगे। तालीकोट का युद्ध, आंतरिक कलह, पुर्तगालियों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण। तो जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, एकदम आपने सही बताया। यहाँ पर क्या था? ए, तालीकोट का युद्ध। अगर तालीकोट के युद्ध की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि इस युद्ध में विजयनगर विरुद्ध दक्षिण के जो 4 मुस्लिम राज्य में बीजापुर था, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदरपुर संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, और इसलिए इसका पतन हो गया। मैं बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये बहुत ही यूनिक सवाल है। हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा। इसकी जो पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, जहाँ पे पूरा सीरीज आपको मिल जाएगा। साथ में आपको 100+ टेस्ट पेपर की सीरीज है ना, वो भी लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप पर आपको मिल जाएगी। 1857 के विद्रोह में अवध क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खान, जिन्होंने किस स्थान से शासन का संचालित किया था? ये भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने है फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर और बनारस। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारे के बारे में जानेंगे सबको। तो पहले यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कमेंट्स करके बताइएगा। तो यहाँ पे एकदम आपने सही जवाब दिया है कि जैसे बनारस से कौन था, कमेंट्स करके बताइएगा। नहीं, अच्छा, लखनऊ से कौन था? लखनऊ से आप तुरंत कहते हैं कि सर मुझे याद है, हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल। तो यहाँ से कौन था? ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बनारस। क्या हो जाएगा? बनारस। कैसे बनारस होगा? देखिए, बरेली के नेतृत्व किया था, लेकिन अगर प्रश्न में देखा जाए तो अवध के संदर्भ, क्योंकि ये है वैसे बरेली, और बरेली ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे? अवध क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे। इसकी तरफ, अवध क्षेत्र की तरफ। इसलिए हम विकल्प के आधार पर हम बनारस का चयन करेंगे। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः बरेली से खान बहादुर खान और फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला शाह पूछा जाता है। फैजाबाद से कहाँ कौन थे? तो यहाँ से मौलवी जो अहमदुल्ला थे। ठीक, तो इस तरह प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, और आपने भी इस प्रश्न का जवाब सही दिया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट कर बताएं। वैसे ही बरेली, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बरेली। विकल्प नहीं, इसलिए हम बनारस पर जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव को पहली बार आधिकारिक रूप से किस अधिवेशन में पारित किया गया? बाकी इसकी थ्योरी क्लास आपकी लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर चल रही है। एनसीईआरटी सीरीज भी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी लर्निंग विद दुर्गेश की लाइव चल रही है। 2 यूट्यूब चैनल है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर और लर्निंग विद दुर्गेश, जिस पर दोनों क्लासेज आपके चल रही हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव को पहली बार आधिकारिक रूप से किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो आप लोग बताइएगा। लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर और कराची। तो आप लोगों ने बताया कि जी हाँ, यहाँ पे बात करें तो नागपुर अधिवेशन जो कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। जी हाँ, यहाँ पे स्वराज शब्द की पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1606 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था ना, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के साथ संगठित स्तर पर स्वराज के जो प्राप्ति है ना, उसके जो बेस है उसका स्पष्ट बल मिला था। और एक प्रश्न आता है कि 1929 में, ध्यान दीजिएगा, 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए मांग की गई थी। इसी नाते हमने आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, उसी के नाते। हम आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन अशोक के धम्म नीति से संबंधित नहीं है? धम्म नीति से कौन संबंधित नहीं है? 3 है और 1 नहीं है। पहला क्या है? प्रजा के कल्याण को राज्य का प्रमुख लक्ष्य माना गया है, सही है। पशुओं की अकारण हत्या पर रोक लगाई गई, कहेंगे सर ये भी सही है।
विजय को ही शासन का उद्देश्य माना गया, ये गलत है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की शिक्षा दी गई, ये यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो गलत है ना कि विजय को ही शासन का उद्देश्य माना गया, ये आपका गलत है, और जो गलत है वही यहाँ पे सही है। क्योंकि आपने देखा कि कलिंग युद्ध जब हुआ था 200 कलिंग का 261 ईसा पूर्व में हुआ था, क्योंकि यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अशोक ने इतना ज़्यादा खून खराबा देखा कि विजय नीति को उसने त्याग कर दिया। उसने घोषणा किया कि अब युद्ध की जगह धम्म विजय होगा। क्या होगा? धम्म विजय होगा। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का विकल्प असत्य है। कौन सा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है? तो आप इसको जवाब दीजिएगा बढ़िया, क्योंकि दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, एक नारकोडम है और एक बैरन है। ठीक है, नारकोडम और बैरन। तो जो बैरन द्वीप है वो क्या है? यहाँ पे होगा बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप होगा? बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप कहाँ पे है? कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो आप कहेंगे सर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी, ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे? ये ग्रेट निकोबार में है, जो इसे एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। अगला है आपके सामने, कह रहा है कि भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट मुख्यतः कहाँ पे है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। सबसे अगर देखा जाए तो वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। कहेंगे सर ये तो जो पश्चिमी घाट होता है वो तो ये पूरा है, लेकिन आप केरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में फैला है। तो यहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तीनों विकल्प सही होता, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए संपूर्ण पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा केरल में। अगला आपके सामने संविधान का प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, यह भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि मूल कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था, और जब भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट्स करके जवाब देंगे। तो कहेंगे सर ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, जिसमें भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का पहले 10 थे, बाद में 11 हो गए। यदि राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित संदेश को राज्यसभा में बहुमत नहीं मिलता तो इसका क्या प्रभाव होगा? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट्स करके जवाब देंगे। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी फटाफट कमेंट करके बताएं। मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देगी, लोकसभा भंग मानी जाएगी। देखिए कोई संवैधानिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो यहाँ पर कोई संवैधानिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी संवैधानिक जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। आइए उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का संसद को संबोधन या संदेश सरकार की जो नीतियाँ होती है ना वो उसकी एक रूपरेखा होती है। कोई सहमति, असहमति या मतदान की स्थिति न हो तो भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित न हो तो सरकार गिरती है, किंतु सीधे संदेश पर ऐसा कोई तत्कालिक संवैधानिक संकट नहीं आता। समानता इसका कोई नकारात्मक विधिक प्रभाव नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम इस सेशन को और आपके साथ आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं और आगे आपको हम लोग क्या अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। एक एक करके हम आपके साथ इस पूरे सेशन को लेकर चलेंगे और उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके परीक्षा में खूब सारे सवाल आने वाले हैं। अगला आपके सामने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? बहुत ही यूनिक प्रश्न है और मैं चाहूँगा आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और आप इस पूरे सेशन को पढ़ें, देखें, समझें और एक एक करके आगे बढ़ें। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। किस विषय पर भारत की समवर्ती सूची में विधान बन सकता है? किस विषय पर भारत की समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। रक्षा ये संघ सूची का विषय, पुलिस राज्य सूची का विषय, विदेश मामले संघ सूची का विषय है, लेकिन विवाह और तलाक ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, शिक्षा है, वन है, ये सब समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। एक और प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी व्यवस्था है? कौन सी व्यवस्था है बताइए? न्यायाधीशों की नियुक्ति जनता करती है, ये गलत है, तो आप भी जानते हैं। न्यायाधीशों के कार्यकाल में मनमाने ढंग से हटाए नहीं जा सकते। न्यायपालिका कार्यपालिका का अधीन है, ये भी गलत है।
न्यायाधीशों का वेतन राज्य सरकार का, ये भी गलत है। तो न्यायाधीशों को कार्यकाल में मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। कहा जाता है राष्ट्रपति को हटाना आसान है, लेकिन न्यायपालिका के न्यायाधीश को हटाना उतना आसान नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की वित्तीय शक्तियां किस पर आधारित करती हैं? 13 का जवाब फटाफट आप लोग दीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। तो आप बताएंगे सर, केंद्र सरकार के अनुदानों पर, राज्य सरकार के निर्देशों पर, स्थानीय कर, शुल्क और अनुदानों पर, नागरिक के योगदान पर। तो आपने यहाँ बताया कि ये स्थानीय कर, शुल्क और अनुदानों पर, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? शीश का सही जवाब होगा। मतलब ये स्थानीय कर, शुल्क और अनुदानों पर होती है। आप जानते हैं संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, तो पंचायतों को जो वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए बाजारों, मेलों, करों, शुल्कों और राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर मिलने वाले अनुदान से आय प्राप्त करने का ही अधिकार दिया गया है। एक सवाल है आपके सामने, मुद्रास्फीति बढ़ती है तो सामान्यतः किसका मूल्य कम हो जाता है? तो भाई आप कहेंगे सर वस्तु का मूल्य तो बढ़ जाता है, लेकिन मुद्रा की वैल्यू हमारी कम होती है। भाई जैसे अब क्या है कि 10 रुपया में 1 केजी आलू ला रहे थे आप, ठीक है, कि 10 रुपया में 1 केजी, ठीक है। एक मिनट में इसको मैं फिर से बताऊँ। देखिए 10 रुपया में 1 केजी आलू लाते थे, अब क्या हुआ कि 100 रुपया में 1 केजी आलू मिल रहा है। आलू तो उतना ही है, लेकिन रेट क्या है ज़्यादा। इसके क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, जो मुद्रा थी उसकी क्रय शक्ति कम हो गई, मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? मुद्रा की जो वैल्यू थी वो कम हो गई। तो इस तरह हम लोग हर दिन एक एक करके आगे बढ़ेंगे और आपके साथ लेकर चलेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं सभी लोग के साथ। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला है, भारत का राजकोषीय घाटा किस रूप में व्यक्त किया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे। पहली बात तो ये जान लीजिएगा, यहाँ पे ब्याज भुगतान कुल खर्च गुणे 100, राजस्व घाटा जीडीपी गुणे 100, मतलब राजस्व घाटा बटे जीडीपी गुणे 100, कुल घाटा बटे जीडीपी गुणे 100। तो यहाँ पर एक लाइन में जान लीजिएगा, जब भी ये प्रश्न आए तो जो कुल घाटा बटे जीडीपी होता है, इसमें क्या होता है? कुल घाटा बटे जीडीपी और पूरे का गुणे 100 कर देते हैं। तो सामान्यतः राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, उधार को छोड़ दिया जाए तो अंतर होता है, ठीक है, जिसे हम अक्सर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कुल घाटा बटे जीडीपी, मैंने कुल घाटा जीडीपी से भाग देकर गुणे 100 कर देंगे। बाकी आप 100 से ज़्यादा टेस्ट पेपर सीरीज के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पे आपको नए पैटर्न पर सभी टेस्ट पेपर की सीरीज मिल जाएंगी। और आप सुपर टेट, खंड शिक्षा अधिकारी, जूनियर, प्राइमरी, इन दोनों के कंप्लीट शिक्षा भर्ती परीक्षा के नोट्स भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 2 यूट्यूब चैनल है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। देखिए एक है ई लर्निंग विद दुर्गेश और दूसरा सुपर टेट विद दुर्गेश सर। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कह रहा है कि भारत में मियाकी पद्धति किस प्रकार के वनीकरण के लिए मानी जाती है? आपने सुना होगा कि यार ये शब्द तो हमने पहली बार सुना है। अब यहाँ पर शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत वनीकरण, कम समय में और कम स्थान पर घना वनीकरण, पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधारोपण। तो यहाँ पर क्या है? कम समय कम स्थान में घना वनीकरण, मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मतलब ये जापान की तकनीक है, जैसे कम जगह पे हम लोग ज़्यादा पौधों को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग एक आगे चलेंगे और आगे आपको ध्यान से देखने वाले हैं, ठीक। यहाँ तक किसी कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएगा, ठीक। आगे बढ़े हम लोग। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? चले और आगे चलते हैं हम लोग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की अवधारणा मुख्य रूप से किस पर आधारित है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, तो यहां पर आपने सभी कहा कि मानव स्वास्थ्य पर भी, पशु पर, पर्यावरण संबंध, मतलब आलाप दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। ये प्रश्न नंबर 18 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। भारत की किस योजना का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाना है?
जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट्स करके बताएंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, नवीन स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022। अगला है आपके सामने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये भी प्रश्न आपके लिए पूछा जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना कब की गई, 2005, 2010, 2015, 2020। तो आप लोगों ने एकदम सही बताया, 2010 में। कब की गई, 2010 में। ये अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुआ था। अब हम बढ़ते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ। तो हाल ही में विकसित अनिबाण सॉर्टेड एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। समुद्री युद्ध, पनडुब्बी रोधी अभियान, ड्रोन मिसाइल रोधी सुरक्षा, उपग्रह। तो आप कहते हैं सर ये ड्रोन मिसाइल रोधी सुरक्षा, मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। आगे हम बढ़ते हैं आपके साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2026 में प्रक्षेपित निम्नलिखित मिशनों में से किस मिशन का उद्देश्य सौर पवन का अध्ययन करना है। सौर पवन का अध्ययन करना है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट्स करके जवाब जरूर देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं या जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ लाइव देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने देखा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 22 की अगर मैं बात करूँ तो आप कहते हैं सर आदित्य एल 1 से, और आदित्य एल 1 से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष भारतीय वेधशाला है जो सूर्य के जो कोरोना और क्रोमोस्फेयर और सोलर विड्स का अध्ययन करती है। किस रोग के उपचार के लिए हाल में mRNA आधारित वैक्सीन के सफल नैदानिक परीक्षण किए गए। जवाब दीजिएगा सभी लोग। मलेरिया, डेंगू, टीबी, कैंसर। तब जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट्स करके, बताइए सभी लोग फटाफट। कैंसर आपका जवाब सही है। भारत की पहली स्वदेशी हाइपर टेस्ट ट्रैक परियोजना का निर्माण किस राज्य में हुआ था। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपको जवाब क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में किया गया। ये स्वदेशी है। अब देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइएगा। तो आप कहेंगे सर इस प्रश्न का उत्तर मौसम पूर्वानुमान, पृथ्वी का मानचित्रण, सुरक्षित क्वांटम संचार के लिए। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा बी। हम बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ जो आपके सामने आता है। अगला यहाँ पे है, कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन MOU किया। जनवरी 2026 का एक करंट है, तो आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट्स करके बताएं। सभी साथी देखिए मेरा उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं जब भी आप तथ्यों को पढ़ें तो आपके जवाब भी आए। कमेंट्स करिए फटाफट, वीडियो को शेयर करिए अपने सभी साथी मित्रों को। देखिए अभी की बार एक सीट हमारे का सपना तभी ना पूरा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी। अगला क्या है, हाल विकसित भारत ने 2.0 परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट उपलब्ध कराना, उपग्रह आधारित संरचना बढ़ाना, 5G नेटवर्क का विस्तार करना, डिजिटल भुगतान प्रणाली बढ़ाना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट को उपलब्ध कराना, मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। यह था आपका बी। आगे बात करते हैं, स्वदेशी रूप में विकसित किस मिसाइल ने 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। बताइए फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट्स करके बताएं।
बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिए, एकदम सही आप लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया है, और बस इसी तरह आप लोग बढ़ते रहे और आगे भी बढ़ते रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अग्नि प्राइम। हाल ही में वैज्ञानिक ने किस स्रोत से ग्रीन अमोनिया के उत्पादन की एक नई तकनीकी विकसित की है? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, कोयला, गैसीकरण, परमाणु ऊर्जा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि डिजिटल पब्लिक ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत हाल ही में शुरू की गई ई भूमि पोर्टल किस कार्य से संबंधित है? तो जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। ई भूमि पोर्टल नाम से समझ में आ रहा है, फसल बीमा, भूमि पंजीकरण की डिजिटल व्यवस्था, कृषि का ऋण वितरण, मुद्रा परीक्षण। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वे सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वीडियो को अपने सभी मित्रों को, सभी साथियों को शेयर करेंगे, चाहे से फेसबुक पे इलेनी विद दुर्गेश, चाहे यूट्यूब पर, चाहे यूपी टेट सुपर टेट विद दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल पर ही देखिए, ना देख रहा हूँ। अब आपके लिए 5 प्रश्न होमवर्क में है। पहला प्रश्न नंबर 26 से 30 तक। 26 जनवरी 2026 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फरवरी 2026 में भारत के किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारत पेरू व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए? मार्च 2026 में 61वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? फिर यदि भारत की संसद संविधान की आत्मा है, न्यायपालिका इसकी व्याख्या है और कार्यपालिका इसकी कार्यवाही है, तो इन तीनों के बीच संबंध किस रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है? ये प्रश्न नंबर 30 का जवाब आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दे रहा हूँ, बाकी प्रश्न के जवाब आपको इस वीडियो को चेक और बैलेंस संतुलन। ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का अलग अलग है, पृथक्करण है और एक दूसरे पर नियंत्रण है, इसलिए चेक एंड बैलेंस की अवधारणा कहते हैं, ताकि कोई भी अंग निरंकुश ना हो जाए। वीडियो को शेयर करिएगा। ऑनलाइन क्लास नोट संबंध अगर कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। और साथ ही साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आभार। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों तक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। थैंक यू।